तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलाया हाथ, भारत को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि इस्लामिक संगठनों ने मुसलमानों से की अपील, कहा बकरा ईद पर ना दे गाय की कुर्बानी, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं होती हैं आहत। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों को बीजेपी कर रही है ट्रोल। कर्नाटक के जस्टिस ने किया खुलासा, कहा नुपुर शर्मा को फटकार लगाने के बाद बीजेपी दे रही है हमें ट्रांसफर करने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में मंदिरों को तोड़ने की इजाजत मांगने वाले मोदी सरकार के पत्र के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव हुआ पारित, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। टीएमसी प्रवक्ता से मिली बीजेपी नेता रूपा गांगुली, जल्द हो सकती हैं टीएमसी में शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत की धाकड़ फ्लॉप होने पर प्रोड्यूसर को बेचना पड़ा ऑफिस, पूरी तरह से बर्बाद हुआ कंगना के लिए फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की से मिलाया हाथ, भाजपा को झटका। या दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और भारतीय मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान ने तुर्की से हाथ मिलाया है और जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की नई तैयारी पाकिस्तान ने की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामोफोबिया को लेकर एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत एहसान मुस्तफ़ा से बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में खासकर भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को जबरन डराया धमकाया जा रहा है, उनके घरों और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और उनके धार्मिक प्रतीकों और उनके जो लोग हैं, बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। मैं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का भारत में अपमान किया गया, कई मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं और कई मस्जिदों पर विवाद भी चल रहा है और मुसलमानों को लगातार मोदी सरकार भारत में डरा रही है। इसलिए तुर्की को आगे आकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान इसमें उसका खूब साथ देगा। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी जो है तुर्की से पाकिस्तान ने बात की है और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देने की मोदी सरकार से तुर्की से पाकिस्तान ने मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी की एक बार फिर से मुश्किलें पाकिस्तान ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लामिक संगठनों ने मुसलमानों से की अपील, कहा बकरा ईद पर ना दे गाय की कुर्बानी। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रमुख इस्लामिक संगठन जामियत उलमाए की असम इकाई ने मुसलमानों से ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं देने का मुसलमानों से आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी नहीं देता है तो उसकी धार्मिक भावनाएं आहत न होंगी। मैं आपको बता दें कि संगठन की राज्य इकाई के प्रमुख बसरुद्दीन अजमल ने कहा है कि कुर्बानी इस त्यौहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में गायों के अलावा अन्य जानवरों की बलि दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं का सनातन धर्म गाय को माता मानता है और उसकी पूजा करता है, हमें उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उससे पहले दारुल उलूम देवबंद ने भी मुसलमानों से गायों की कुर्बानी भारत में ना देने की अपील की है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंदिरों को तोड़ने की इजाजत मांगने वाले केंद्र के पत्र के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित, मोदी को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय राजधानी में 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति मांगने के लिए भाजपा ने केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को भेजे गए एक पत्र के खिलाफ मंगलवार को निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। आप विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने सदन में निंदा प्रस्ताव पेश किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए पांडे ने कहा कि ये मांग 53 मंदिरों को तोड़ने की है, विपक्षी दल के पाखंड का पर्दाफाश करती है। उन्होंने दावा किया है कि जिन मंदिरों को तोड़ने की मांग की गई है उसमें राम, कृष्ण, दुर्गा और साईं बाबा के मंदिर शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने की दिल्ली की केजरीवाल सरकार से इजाज़त मांगी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इजाज़त नहीं दी थी और अब मोदी को बड़ा झटका केजरीवाल ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म खुदा हाफिज रिलीज से पहले विवादों में आई, मेकर्स ने माफ़ी मांगी और गाने में किया बदलाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज 2 विवादों में घिर गई है। मूवी के एक गाने पर सिया संप्रदाय ने आपत्ति जताई है, जिस पर मेकर्स ने माफ़ी मांगी है। वह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। खुदा हाफिज 2 के ट्रेलर को दर्शकों से काफ़ी प्यार मिल रहा है। इस मूवी में एक बार फिर से विद्युत का जबरदस्त एक्शन फैंस को देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि
कि बीते दिनों फिल्म का सॉन्ग हक हुसैन विवादों में आ गया था। अब मेकर्स ने माफ़ीनामा जारी कर सिया संप्रदाय के मुस्लिमों से माफ़ी मांगी है। फिल्म मेकर्स ने कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अब वह गाने से आपत्तिजनक चीज़ों को हटा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निपुण शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रोल कर रही है बीजेपी। कर्नाटक के जस्टिस को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अंदर मौजूदा समय में न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर हो रहे हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रमण मूड में दिख रही है। इस संबंध में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के जस्टिस के आरोपों वाले राहुल गांधी के ट्वीट को मंगलवार को रीट्वीट किया है। इसमें सुरजेवाला ने कहा है कि ये भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा है कि निपुण शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों को बीजेपी ट्रोल कर रही है। अब हाई कोर्ट के जजों को कर्नाटक में भ्रष्टाचारियों ने इतनी बेशर्मी से धमकाया है कि कानून और संविधान के शासन में किसका विश्वास होगा। माननीय सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस HP संदेश ने सोमवार को सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्होंने खुली अदालत में कहा था कि कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो के टॉप अधिकारी को फटकार लगाने के मामले में उन्हें ट्रांसफर करने की बीजेपी नेताओं ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के मौजूदा जज ने उन्हें चेतावनी दी और उनका तबादला किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ACB के ADG को फटकार लगाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि निपुण शर्मा को फटकार लगाने और जो बीजेपी के नेता हैं उनको फटकार लगाने के बाद अब जो है जजों को ट्रांसफ़र करने की धमकी दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में बीजेपी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। TMC प्रवक्ता से मिली रूपा गांगुली हो सकती है शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए पिछले 2 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। मुकुल रॉय से लेकर बाबुल सुप्रियो तक कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर TMC में शामिल हो चुके हैं। अब इसी बीच खबर आ रही दोस्तों कि बीजेपी नेता रूपा गांगुली जो है बीजेपी छोड़कर TMC में शामिल हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में रूपा गांगुली ने एक सामाजिक कार्यक्रम में TMC प्रवक्ता कुणाल घोष से मुलाकात की। उस मुलाकात की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। उस फोटो के बाद से ही ऐसे कयास लग रहे हैं कि शायद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा झटका लग सकता है और रूपा गांगुली बीजेपी छोड़कर TMC का दामन थाम सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में झटका लग रहा है और भाजपा का कतई सुपड़ा साफ TMC पश्चिम बंगाल में कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में दलित युवक की हत्या के आरोप में जीशान के होटल पर योगी ने चलवाया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में दलित युवक की हत्या के आरोपी जीशान के होटल पर योगी सरकार ने जबरदस्ती अवैध रूप से बुलडोजर चलवा दिया है। पुलिस ने रोटी खरीदने के विवाद में हुई हत्या के मामले में ये एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि होटल और दुकानों को बीजेपी सरकार ने अवैध बताया है और कहा है कि ये अवैध दुकानें हैं, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चला दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब प्रदेश के मुसलमान और बरेली के मुसलमान सवाल उठाना है कि आखिरकार ये अवैध था तो दलित युवक की हत्या या दलित युवक से झगड़ा होने के बाद ही योगी सरकार ने इसे अवैध क्यों बताया और इस पर बुलडोजर चलवाया। सरकार पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार लगातार बुलडोजर भी चलवा रही है, तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों को किस तरह से अपंग और दोस्तों बर्बाद बीजेपी संविधान के अनुरूप जाकर कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत की धाकड़ फ्लॉप होने पर प्रोड्यूसर को बेचना पड़ा अपना ऑफिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत की मूवी धाकड़ के प्रोड्यूसर ने फिल्म के फ्लॉप होने के बाद हो रही चर्चाओं पर अपना बयान दिया है। निर्माताओं ने उन खबरों पर एक्शन दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि फिल्म फ्लॉप होने पर उन्होंने अपना ऑफिस बेच दिया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ काफ़ी पैसे लगाकर प्रोड्यूसर ने बनाई थी और इस फिल्म के सुपर हिट होने की आशंका थी क्योंकि सलमान खान सहित बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस फिल्म को प्रमोट किया था। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी से लगाव होने और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली कंगना रनावत की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई भी कमाल नहीं कर पाई और ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और इसने 4 से 5 करोड़ रुपये ही कमाए। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रोड्यूसर ने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया था, फिल्म फ्लॉप हुई तो उसके बाद प्रोड्यूसर भी बर्बाद हो गया और फिल्म धाकड़ के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर ने अपना ऑफिस बेच दिया, यानी उसको अपना ऑफिस बेचना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीनी कंपनी वीवो और अन्य कंपनियों के 44 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, टैक्स चोरी के हैं आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी कंपनी से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ दक्षिण राज्यों में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की ये कार्रवाई उस मामले के तहत की जा रही है
जिसकी जांच सीबीआई पहले से कर रही है। आरोप है कि भारत में स्थित चीनी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। चीनी फर्म के खिलाफ ये पहली बार नहीं है जब ईडी छापेमारी कर रही है। दक्षिण राज्य में चीन की टेक कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले भी छापेमारी हो चुकी है। इनमें स्वामी पर हजारों करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगते रहे। वही कथित रूप से चीन की कई ऐसी ऐप्स बैंड कंपनियां हैं जो भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड करने में लिप्त है, जिस पर आए दिन ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती रहती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।